अच्छा एक मिनट यार, अब चुप हो जाओ। अच्छा एक मिनट, इसमें किसी को डाउट है क्या? ये हमने u cos थीटा ऐड क्यों किया, वो वाली कहानी क्लियर है? तो राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये दो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, अगले वाले दो बहुत। अ पर्सन इज केपेबल ऑफ स्विमिंग, अ पर्सन इज केपेबल ऑफ स्विमिंग with speed u, with a person is capable of swimming with speed u with respect to the river, with respect to the river, मतलब उसकी स्पीड दी गई है, वेलोसिटी दी गई है विद रिस्पेक्ट टू द रिवर जिसका मैग्नीट्यूड है u के बराबर, विद रिस्पेक्ट टू द रिवर ऑफ विड्थ d, ऑफ विड्थ d, फ्लोइंग विद द स्पीड v, फ्लोइंग विद द स्पीड v। वो सारे स्टैंडर्ड सिंबल, सारी चीजें वही है। अगला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। इफ ही wants to get to the exactly opposite point, if he wants to get to the exactly opposite point on the other bank of the river, get to the exactly opposite point on the bank of the river, find first part, in which direction he should swim। पहला part is find in which direction he should swim, second part is drift। एक्चुअली सेकंड पार्ट टाइम और थर्ड पार्ट ड्रिफ्ट कर सकते हो। सेकंड पार्ट इज टाइम, इन विच डायरेक्शन यू शुड स्विम, सेकंड पार्ट इज टाइम टेकन टू रीच टू द ऑपोजिट बैंक, एंड थर्ड पार्ट इज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कैसे होगा थर्ड पार्ट में? एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ड्रिफ्ट जीरो ही है यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पे ड्रिफ्ट नहीं है, सो दो ही पार्ट है। सेकंड पार्ट इज टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ड्रिफ्ट हटा दो, ड्रिफ्ट तो सामने जीरो ही है ना, ऑपोजिट बैंक पे पहुंच जाए। ओके एक मिनट, पहले मैं एक बार फील बता दे रहा हूँ। सारे स्टैंडर्ड सिंबल हैं। ये वाला रिवर फ्लो कर रही है v से, इंसान फ्लो कर सकता है जो उसकी कैपेबिलिटी है विद द स्पीड u। रिवर की विड्थ दी गई है d। पहला पार्ट है इन विच डायरेक्शन ही शुड स्विम सो दैट ही रीचेज एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। मतलब वो अगर यहां से स्टार्ट कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में चले सो दैट ही रीचेज एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट। अच्छा, अभी डायरेक्शन के साथ क्या तकलीफ है कि यार बताना पड़ेगा कि एक्स से बताना है, वाई से बताना है, क्या करना है ना। सो आई एम जस्ट सेइंग कि फ्रॉम द अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तुम आंसर देना, है ना। मतलब एक्स डायरेक्शन से आंसर देना, जो भी तुम आंसर देना चाहते हो। हाँ, ठीक है। तो प्लीज एवरीवन गिव द आंसर। मतलब बेटर इज कि एक्स से एंगल ढूंढना है कि किस डायरेक्शन में वो चले सो दैट वो एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचे। एंड सेकंड पार्ट है कितना समय लगेगा उसको। सो प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम एंड एक और प्रॉब्लम जो अगला वाला हम देख रहे हैं, है ना, इन दोनों से काफी कुछ समझ में आ जाता है कि कैसे कैसे यूटिलाइज करना है। सारे सिंबल स्टैंडर्ड दिए गए हैं, तो बाकी तुम्हें सोचना है। ये डी दिया गया है और बहुत मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें पीछे वाला प्रॉब्लम समझ में आया था कि हमने u cos थीटा में v को क्यों ऐड करा था, अगर वो समझ में आता है, वेरी गुड यार। एक एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम समझते होगे ना, तो जब तुम सॉल्व करोगे तो वो बहुत छोटे छोटे से वेरिएशन दिखेंगे। सोचो उसको कहाँ चलने का आंसर बिल्कुल सही है। अब हमें थीटा गिवन नहीं है, तो जो तुमने वो निकाला है ना, उससे थीटा वहां पे चिपका दो। वेरी गुड, सब सही आ जाएगा। नहीं, इन विच डायरेक्शन पूछा गया है ना, डायरेक्ट। अच्छा देखो, हमारा आंसर ना, जो भी चीजें हैं वेरिएबल हमारे पास वही हो सकते हैं ना जो गिवन हो। तो हमें गिवन क्या है? डी गिवन है, यू गिवन है, वी गिवन है। अभी तुम कुछ, और पहली बात तो अगर मुझे थीटा पूछा गया है तो थीटा आंसर में नहीं हो सकता ना। अगर थीटा ही पूछा गया तो कुछ कुछ वो करना पड़ेगा ना। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। पहले तो फील समझना कि भाई वो किधर पे चलने की कोशिश करे, स्विम करने की, सो दैट, क्योंकि हमारे पास स्विमर की जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो दो लोग हैं। कहाँ उसका चलने का मन कर रहा है और कहाँ रिवर उसे धक्का मार रही है ना। यही दो बातें तो हो रही है इतनी देर से। मेरा चलने का मन यहाँ कर रहा है, रिवर मुझे इधर धक्का मार रही है, तो इसीलिए मैं बीच में जा रहा हूँ। मेरा इससे पहले वाले प्रॉब्लम में
मेरा चलने का मन यहाँ कर रहा था, रिवर इधर धक्का मारी थी, दैट्स व्हाई आई वाज गोइंग लाइक दिस। अब सोचो कि मैं कहाँ चलना स्टार्ट करूं, कहाँ किस डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट करूं, सो दैट आई रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट। पहले फील समझने की कोशिश करना पड़ेगा। नहीं नहीं, यू और वी के टर्म में उत्तर आएगा ना, पहला वाला पार्ट सही है। फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज, अब सेकंड में थोड़ी सी गलती है कुछ, सोचो क्या है। और आंसर में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आंसर में थीटा नहीं हो सकता, तो तुम उसको रिप्लेस करो, बट अभी भी वो गड़बड़ है कुछ। टाइम। वेरी गुड यार, फर्स्ट पार्ट काफी लोगों को फील से सही समझ में आ गया। पहले ये समझने की कोशिश करो कि एक फील लेते हैं कि किस डायरेक्शन में उसका चलने का मन करेगा, मन। वेरी गुड, बस ये तो फील समझ में आ रहा है ना। एक बार सब लोग फिर से ट्राई करो। भाई रिवर तो मुझे इधर धक्का मार ही रही है, अगर मैं पीछे वाले दो प्रॉब्लम करी हमने, एक बार मैं 90 डिग्री चल रहा था तो मैं इधर जा रहा था, अगर एक बार मैं इधर चल रहा था तो मैं और उधर जा रहा था, तो भाई मैं कहीं पीछे चलने की कोशिश तो करूं, मतलब आई स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और वो है मेरी यू, है ना। सो दैट, क्योंकि अब मेरे पास दो वेक्टर कौन से, मेरा धीमे धीमे धीमे, एक वेक्टर है ऐसा वाला और दूसरा वेक्टर है जहां पे रिवर मुझे धक्का मार रही है विद स्पीड वी, यही दो तो है ना। दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ रिवर जो कि मैग्नीट्यूड वी है, दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, वो इधर है। अभी इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा कुछ कार्यक्रम करना है कि भाई इज्जत से इन दोनों, किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहने से हमेशा उसके बीच में आता है। अगर ऐसे डायरेक्शन में वो चले, ऐसे किसी एक रैंडम डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस एंगल लेना है तो मैं अभी समझाने के लिए ये एंगल ले रहा हूं, अगर मैं किसी एक ऐसे डायरेक्शन में चलूं जहां पे रिवर धक्का मारे कि उनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली मेरे पास यहां आए, तभी तो मैं सामने पहुंचूंगा। फील समझ में आ रहा है? पक्का यार, कर सकते हो। अभी जिसने अभी तक नहीं करा ट्राई, अब मैंने सारी कहानी बता दी, अब केवल मैथ्स बची है। ट्राई whatever you feel like, try doing the maths of यार ये वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे कैसे आएगा, ये सब केवल अब वेक्टर प्रॉब्लम बन गया है। राइट, नो, अभी एक और अगला सवाल एक और अजीब सा है, नहीं अब मैं बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट। ओके यार, मैं बताऊँ अब, अच्छा कुछ है नहीं यार, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिकली दो वेक्टर्स को ऐड करना है। कौन से दो वेक्टर हैं? एक वेक्टर जहां रिवर धक्का मार रही है, दूसरा वेक्टर जहां पे मेरा चलने का मन है। जब भी मुझे अजीब से डायरेक्शन में एंगल दिखते हैं, है ना, पहला काम करता हूं मैं एक्स और वाई में रिजोल्व, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली ऐड क्या करना है, इसको और इसको। ये अजीब से, अच्छा ये अजीब सा डायरेक्शन क्यों है? क्योंकि अगर ये 90 या उससे छोटू एंगल पे जाने की कोशिश करता तो जीवन में कभी यहां नहीं पहुंच पाता, तो पक्का मैं ऐसे चलने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे इसको ऐड करना है, इसको रिजोल्व कर रहा हूं मैं। यू का कॉस थीटा साइन थीटा, यही आएगा। क्या मैं यू को भूल जाऊं अभी के लिए? अब इस स्विमर के पास तीन वो है, तीन वेक्टर्स हैं जिनको ऐड करना है, एक, दूसरा, तीसरा। मैं अगर ये चाहता हूं कि भाई मैं सामने जाऊं, तो मैं ये भी तो चाहता हूं कि मैं इधर उधर नहीं जाऊं। इफ आई वॉन्ट कि आई वॉन्ट टू जस्ट गो सामने, तो मैं इनडायरेक्टली मैं यही तो बोल रहा हूं कि मैं ऐसे ऐसे नहीं जाऊं। अगर मेरे पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है, माइनस एक्स में वेलोसिटी ये है, और मैं चाहता हूं मैं एक्स में कहीं भी आगे पीछे नहीं जाऊं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मेरा एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी का नेट कंपोनेंट हैज टू बी जीरो? ये वाला, इसको बैलेंस आउट कर ले तो मेरा काम चल जाएगा। तो u cos v, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई। अभी मैं दो तीन चीजें थोड़ा सा और ऑब्जर्व करा रहा हूं, तो पहला काम खत्म हो गया ये, या फिर हमारा वही cos इनवर्स इज इक्वल टू, सॉरी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स v बाई u, यहां तक सही। दूसरी चीज, कितने समय में मैं पहुंचूंगा? हर बार समय की कहानी, इतनी देर से हम यही बात कर रहे थे भाई, समय कौन डिसाइड करता है कि मुझे y डायरेक्शन में मुझे कितना जाना है? तो कहना है y डायरेक्शन में जाना है मुझे d, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी ही मुझे y डायरेक्शन में ले जाएगी, कहना इसे वो है u sin थीटा। बताओ ये समझ में आ रहा है? श्योर, नो तकलीफ, खत्म। क्या हम आंसर sin थीटा के टर्म्स में नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो मेरा sin थीटा है, अल्फा लिख देता मैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? u sin थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, तो sin थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। एलसीएम अगर मैं लूंगा तो ये u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और अंडर रूट यू आएगा, तो ये कटेगा, तो कहने से मेरा उत्तर आ रहा है ये सही है, अंडर रूट के अंदर पूरा, यहां तक सही, पक्का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करो, पहली चीज ये आ रहा है उत्तर मेरा। अब नीचे वाला जो मसाला है,
वो है अंडर रूट ऑफ समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का कोई सेंस ही नहीं है। टाइम तो अलग कहानी है, टाइम तो ये आया है, बट अंडर रूट वाली जो चीज है, कैन आई से यू हैज टू बी ग्रेटर देन बी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर नो ड्रिफ्ट कंडीशन। एक मिनट पहले सुन लो सारी चीजें, मैं दो तीन चीज एक मिनट बाद में लिखना। फॉर नो ड्रिफ्ट कंडीशन, जो हमारी वेलोसिटी है, जो इंसान की कैपेबिलिटी है, वही वाला एस्केलेटर ऊपर चल रहा है 3 से, बच्चा भाग रहा है 2 से नीचे, क्या जीवन में कभी पहुंचेगा? पहुंच ही नहीं रहा है। अगर मेरी कैपेसिटी, मेरी एज ए स्विमर, अगर मेरी कैपेसिटी अगर है 5 मीटर पर सेकंड से फ्लो करने की, और रिवर की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड की, तुम 10 को हुआ क्या कि अच्छा, किसी भी वेक्टर का जो उसका कंपोनेंट होता है, कहने से उसके ओरिजिनल वेक्टर से कम होता है। अगर 10 न्यूटन का तुम किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे, वो कभी 10 का 12 थोड़ा हो जाएगा, या 10 का 10.001 भी नहीं होगा। पक्का? अगर रिवर मुझे इधर धक्का मार रही है और मैं चाहता हूं भाई मैं एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल मूव ना करूं, तो मैं ऐसे चल रहा हूं कि उसका एक कंपोनेंट, जो मेरी कैपेसिटी है, उसका एक कंपोनेंट रिवर के कंपोनेंट को कैंसिल कर रहा है। यही हो रहा है ना? तो अगर मेरी वेलोसिटी, मेरी कैपेसिटी 5 है और रिवर 10 से चल रही है, 5 का कोई भी कंपोनेंट जीवन में कभी 10 को कैंसिल कर पाएगा क्या? 12 का कंपोनेंट ऐसा हो सकता है कि 12 का कंपोनेंट आए और वो 10 को कैंसिल कर दे, बट 10 से अगर ये वेलोसिटी अगर कम है, मेरी कैपेसिटी कम है अगर 10 से, तो कहने से मैं जीवन में कंपोनेंट लूंगा तो वैसे ही कैंसिल नहीं होगा। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज वो इससे भी ऑब्जर्व हो रही है, और दोनों चीजों से समझना, ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। मेरे पास आ रहा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इफ आई वांट टाइम टू बी अ प्रॉपर पॉजिटिव नंबर, देन अंदर वाला जो मसाला है हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। मतलब u, मतलब जो हमारी इंसान की कैपेसिटी है जिससे वो फ्लो स्विम कर सकता है, वो v से ज्यादा होना चाहिए। एक चीज ये समझ में आ रही है बहुत अच्छे से? श्योर। दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व करनी है, अगर तुम पीछे वाला प्रॉब्लम देखो, इस वाले प्रॉब्लम में मैंने, अगर हमारे पास कुछ एक सर्टेन एंगल पे मैं चल रहा था, तो मेरे पास ड्रिफ्ट ये आई थी। हमने अगले वाले प्रॉब्लम में यही तो बोला कि भाई किस एंगल पे हम चले कि मेरा ड्रिफ्ट जीरो हो जाए। ये तो किसी भी एंगल के लिए डायग्राम है ना, ये थोड़ा बोल रहा हूँ यहाँ पे 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, या किसी एक सर्टेन नंबर के लिए। देखो ड्रिफ्ट जीरो करो, यही तो मैं बोल रहा हूँ इनडायरेक्टली कि अगर मैं सामने जा रहा हूँ तो ड्रिफ्ट जीरो, इसको ड्रिफ्ट जीरो करो, ये तो जीरो में निकल लिया। u cos थीटा प्लस v इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से cos थीटा आ रहा है माइनस वी बाई यू। अब दो चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि क्यों यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, यहाँ पे प्लस क्यों आ रहा है। 180 माइनस थीटा, वेरी गुड, कूल। तो भाई अगर तुम यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने एंगल लिया था यहाँ से, है ना, तो यहाँ से ये माइनस का बस पर्पस ये है कि अगर तुम एंगल यहाँ से लेना चाहते हो, तुम ऐसे चल रहे हो, तुम एंगल यहाँ से लेना चाहते हो, इसलिए वो माइनस आ रहा है, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। मैग्नीट्यूड वाइज सब कहानी सेम है। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली चिपका रहा हूँ तो माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहाँ पे बेटर फील है कि भाई मुझे उधर चलना है, तो उधर से एंगल किया है। तो अभी यहाँ पे उत्तर ऑप्शन के रिस्पेक्ट में ये दोनों चीजें हो सकती हैं कि सपोज मैं इसको सॉल्व करूँ और ये उत्तर आए मेरा 60 डिग्री। सो नाउ इफ दे आर सेइंग, तो आंसर मेरे दोनों हो सकते हैं कि दैट 60 डिग्री फ्रॉम द डाउन स्ट्रीम, सॉरी ये अपस्ट्रीम है, 60 डिग्री फ्रॉम द अपस्ट्रीम, या फिर 120 डिग्री फ्रॉम द डाउन स्ट्रीम। तो ये तुम्हें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। यहां से मैं थीटा वर्स पर लेने का पर्पज ये था, ये बेटर फील समझ में आता है कि भाई इधर जा रहे हैं, इसका एक कंपोनेंट इसको कैंसिल कर दे रहा है, इसलिए वो सीधा जा रहा है। यहां तक कहानी समझ में आ रही है बहुत अच्छे से? श्योर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, फॉर नो ड्रिफ्ट कैपेसिटी ऑफ स्विमर की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द रिवर हैज टू बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द रिवर। यहां तक सही है? पक्का? राइट डाउन एवरीथिंग, राइट डाउन दिस। ड्रिफ्ट इस किस केस में? ड्रिफ्ट हमने मतलब वर्ड ड्रिफ्ट है डिफाइन कैसे करा गया, जहां से मैं स्विम कर रहा हूं उसके जो एग्जैक्टली सामने वाला पॉइंट है, उसके मैं कितना इधर या कितना इधर जाता हूं, उस डिस्टेंस को ड्रिफ्ट बोलते हैं, है ना। तो वो ये नहीं है, यहाँ पे तो पहुंच ही नहीं रहा है, इधर पे चल रहा है, रिवर इधर धक्का मार रही है तो वो जा इधर रहा है ना, तो इस केस में ड्रिफ्ट जीरो है। यार इसके नीचे ये वाला बस स्टेटमेंट लिख लो थोड़ा तमीज से, फॉर नो ड्रिफ्ट, for no drift condition is only possible when, no drift condition is only possible when speed of the river is lesser than
नो ड्रिफ्ट कंडीशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन स्पीड ऑफ द रिवर इज लेसर देन स्पीड ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। स्पीड नो ड्रिफ्ट कंडीशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन स्पीड ऑफ द रिवर इज लेसर देन द स्पीड ऑफ द स्विमर। समझ में आ गया पक्का? व्हाट इफ, अब अगला सवाल ये है, मैं भी डेटा के टर्म्स में पूछना चाह रहा हूं। अगला सवाल ये कि क्या होगा अगर ये नंबर 5 हो और ये नंबर 4 हो, अब क्या होगा? नो ड्रिफ्ट तो नहीं हो रही जीवन में, पक्का? हाँ, तो वो कहीं ना कहीं जाएगा, वो सामने तो नहीं जीवन में पहुंच रहा है ना, वो कहीं ना कहीं वो साइड में जाएगा, राइट? बट हम, अब हमारे पास सवाल क्या है, हम कितने मिनिमम ड्रिफ्ट, वेरी गुड। सो राइट डाउन द प्रॉब्लम पहले। सो पूरा स्टेटमेंट लिखना अपने हिसाब से। यू और भी सेम हो गया तो कुछ फायदा ही नहीं है उससे। मतलब वो थ्योरेटिकली तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि भाई मैं बिल्कुल ही इधर चल रहा हूँ तो मैं ऊपर जाऊंगा ही नहीं, है ना? तो फिर वो लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू नहीं बोला है मैंने, है ना, कि वो लेस होगा तभी होगा। ओके, a person is capable of swimming with speed 2 meter per second, swimming with speed 2 meter per second, full stop. Wants to cross a river, he wants to cross a river flowing with the speed 4 meter per second. He wants to cross the river flowing with the speed 4 meter per second. If full stop, if the width of the river is 1 meter, if width of the river is 1 meter, find, first part is to suffer minimum drift, at what angle he should start swimming. To suffer minimum drift, at what angle he should start swimming. Second part is what is the value of minimum drift. First part is at what angle he should start swimming to minimize the drift. Second is what is that minimum drift, मतलब value बतानी है उस minimum drift की. And third is time taken to cross the river. नहीं, थोड़ा सा अजीब सा होता है ऐसे, बट हम एक्स और वाई की बातें कर रहे होते हैं ना, तो फिर हम ऐसे ही चिपका देते हैं, बट कुछ चेंज हो जाता है कभी कभी। अभी यहाँ पे बात करेंगे हम। यस, केपेबल ऑफ स्विमिंग का मतलब हमेशा केपेबल ऑफ स्विमिंग विद रिस्पेक्ट टू द रिवर एंड इन स्टिल वाटर, ये सब इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। नो, अब होगा अभी यही तो, अरे फॉर नो ड्रिफ्ट कंडीशन बोला ना अभी कि यू हमारा व्यू से बड़ा होना चाहिए। अभी इंसान 2 से चल सकता है, रिवर है 4 से चल रही है, तो मिनिमम ड्रिफ्ट तो 0 है ही नहीं। अब हमें उस ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है। हिंट इज कोई भी चीज मिनिमाइज मैक्सिमाइज करनी है तो क्या करना है, कुछ फंक्शन पे पहुंचो, ट्राई टू मिनिमाइज दैट नंबर, क्या मैक्सिमम मिनिमा का प्रॉब्लम बना दो उसको। जो भी कुछ कहानी लिखी है उसको थोड़ा सा वेरिएबल के फॉर्म में लाओ, एंड y एज अ फंक्शन ऑफ x बनाओ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, है ना, वो अपने आप सब कहानी दे देगा। तो थोड़ा सा लिखने की कोशिश करनी है, मुश्किल प्रॉब्लम इस पे बनते ही नहीं है। ओनली थिंग इज यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि कैसे क्या क्या हो रहा है। ड्रिफ्ट 0 नहीं हो सकती, वो डेटा बता रहा है कि भाई अगर u की वैल्यू अगर v से बड़ी है तब तो मिनिमम ड्रिफ्ट 0 होगी। अभी इस केस में u का काम कर रहा है हमारा 2 और v का काम कर रहा है 4, तो मिनिमम ड्रिफ्ट 0 तो होने से रही। अब तुम सोचो कि उसको मिनिमाइज कैसे करा जाए। क्या क्या क्या, u अगर बहुत ज्यादा हुआ मतलब, लेकिन इस केस में एक्चुअली कम है। हाँ, मतलब अगर ज्यादा होगा तो जा ही सकता है। तुम्हारे पास जो ये वाला एंगल है इस केस में, है ना, तुम कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का सेक का डिफरेंशिएशन होता है, कोसेक का होता है माइनस व्हाट
कोसेक थीटा कॉट थीटा, सेक का सेक इंटू 10, कोसेक का माइनस कोसेक इंटू, हाँ डिफरेंशिएशन अगर नहीं याद आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना, मैथ्स एथ्स वाली चीज में भी ज्यादा मत करो, जो भी तुम्हें लग रहा है डिफरेंस। हाँ कॉस का, कॉस का, अरे ये तो मत पूछो भाई, मतलब डिफरेंशिएशन पूछ लेना, मतलब कुछ गंदा अगर आ रहा हो तो। यार बहुत सही सही प्रॉब्लम है, जस्ट गेट इनटू द फील ऑफ इट, क्योंकि लोगों को इसकी फील ही नहीं समझ में आती है और लोगों को लगता है अरे ये रिवर रिवर बोट ये सब डिफिकल्ट प्रॉब्लम लगते हैं लोगों को, ये सब केवल फील समझता हूँ कि यहाँ पे चलने का मन कर रहा है, इधर जा रहे हैं तो फंक्शन लिखो और मैथ्स का प्रॉब्लम बनाओ उसे। कोसेक का होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट, कोसेक इंटू कॉट, सेक स्क्वायर। हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिंट इज मेक इट लाइक अ मैथ्स का मैक्सिमम मिनिमम प्रॉब्लम। ड्रिफ्ट निकालो किसी जनरल थीटा पे, जो पीछे वाले प्रॉब्लम में हमने ड्रिफ्ट निकाली थी किसी जनरल थीटा पे, अब यहाँ पे नंबर दे दिए, 1 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, तो नंबर के टर्म से वो सेम, तुम कहीं पे रैंडम उसको बोलो कि घूमो, तुम ड्रिफ्ट निकालो, अब मेक इट लाइक अ फंक्शन। नहीं नहीं, तो वैल्यू इन वैल्यू, अब तो मैंने डेटा दे दिया ना 1 2 4 सब, है ना, प्रॉपर नंबर आएगा, मतलब प्रॉपर उत्तर आएगा, बोलना, लिख के लिख के लिख के, कॉट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक का माइनस कोसेक कॉट, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर। यार अच्छा चलो, हाँ ठीक है, ये भी बहुत यूज नहीं हुआ है तो, अबे कोसेक का होता है माइनस, अबे माइनस कोसेक कॉट, कोसेक इंटू कॉट, देयर आर नो लॉजिक इन मैथ्स, ओके, तो याद कर लो, हर सब्जेक्ट फिजिक्स जितना थोड़ा अच्छा होता है। अबे मैं लिख दे रहा हूँ तो 100 बार तुम सेम चीज अलग अलग, ओके, किसका चाहिए मुझे नहीं पता कि क्या यूज हो रहा है, मैं तुम्हें बस केवल बता रहा हूँ कुछ होता है यूज, कोसेक का होता है, मतलब और कोई फरमाइश है ना, और आंसर तब भी नहीं आएगा, भगवान जाने इतने तो यूज हो भी नहीं रहे होंगे, पता नहीं, तुम सब लिखवा लो, माइनस कोसेक, एक्स स्क्वायर का भी लिख दे, हाँ लिख दो सकता है। अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, टाइम आता है 1/√3 और ड्रिफ्ट आती है √3, और टाइम 1/√3, अच्छा मुझे लगा तूने उल्टा लिखा है, टाइम 1/√3 है, हाँ ओके ओके, एंड ड्रिफ्ट, हाँ टाइम तूने 1/√3 बोला, तूने √3 बोला, अच्छा वो मैं, मुझे वो √3 दिख रहा है टाइम, अच्छा मुझे वो √3, हाँ तो टाइम आता है 1/√3 और ड्रिफ्ट आती है √3। चलो चलो एक चीज और फिर से, एक लास्ट समझो यार, फील मतलब इससे ज्यादा मुश्किल कुछ ज्यादा बनता नहीं इस पे, ओके, ये है हमारे पास रिवर, ये है 1 मीटर, सही। अच्छा पहले तो एक चीज और तुम्हें फील समझाना चाहूँ, प्लीज यार अंडरस्टैंड द आइडिया, रट्टाफिकेशन करोगे ना तो कुछ कुछ जगह तक काम करता है, फिर नहीं करेगा एक पॉइंट के बाद। रिवर जो है वो चल रही है हमारी 4 मीटर पर सेकेंड से, भाई मेरी कैपेसिटी, जो लोग बोल रहे हैं सर ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा, प्लीज एक बार फिर से समझने की कोशिश करो, मेरी कैपेसिटी स्विम करने की है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अभी मैं 2 मीटर पर सेकेंड से, मेरे पास 3 ही केस तो हो सकते हैं मैक्सिमम, 2 मीटर पर सेकेंड से ऐसे चलूं, 2 मीटर पर सेकंड से मैं ऐसे चलूं, या 2 मीटर पर सेकंड से कुछ इस डायरेक्शन, इस 3 के अलावा तो पॉसिबिलिटी नहीं है।
भाई अगर मैं चाह रहा हूँ अपनी ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ, मिनिमाइज, ठीक है, तो मेरे लिए मिनिमम ड्रिफ्ट तो वैसे 0 होना चाहिए। तो मिनिमाइज वाला ड्रिफ्ट या ड्रिफ्ट 0 वाला केस कौन सा था, ये वाला था ना। अब अगर मैं ऐसे चलता हूं, क्या दो का, अच्छा तो पीछे वाले केस में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दो का एक कंपोनेंट था जो इसको कैंसिल कर रहा था, क्या दो का कंपोनेंट 4 से बड़ा 4 के बराबर हो सकता है क्या? गेट द फील ऑफ, बस इतनी सी कहानी है। दो का कंपोनेंट जीवन में कभी 4 को कैंसिल नहीं करेगा, बट मिनिमाइज करने के लिए मैं चलूंगा इधर, बट मैं इधर जा नहीं पाऊंगा, मैं जाऊंगा कुछ ना कुछ आगे, समझो ध्यान से। अब तो मैं चलने की मैंने कोशिश करी इधर, लेट्स से थीटा एंगल फ्रॉम अगेन अपस्ट्रीम से। अब मेरा रिजल्टेंट ये नहीं आ सकता, ये मुझे केवल डेटा ही बता दे रहा है कि भाई ये दो है, दो का कंपोनेंट कभी भी इसको कैंसिल नहीं करेगा, तो तुम सामने तो पहुंच ही नहीं पाओगे। 100% इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा आ रहा होगा, कुछ समथिंग लाइक दिस। मतलब, और ड्रिफ्ट वर्ड क्या डिफाइन करा है, सामने वाले पॉइंट से जहां मैं पहुंच रहा हूं उनके बीच की दूरी को हमने ड्रिफ्ट बोला है। यही थी कहानी, पक्का? हमने बोला यार ये फिर से अजीब सा लग रहा है। अब अच्छा हाँ, पहली चीज तो इंसान कहाँ जा रहा है, उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर कुछ है। हमने बोला है वो कौन से रिजल्टेंट वेलोसिटी इंसान का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है, इसका प्लस इसका वेक्टर समेशन, है ना, इसका और इसका। जब भी मुझे अजीब से एंगल दिखेंगे तो पहले हम करेंगे एक्स वाई। दो का इधर वाला कंपोनेंट आया दो का कॉस थीटा, दो का इधर वाला जो कंपोनेंट आया वो आया दो का साइन थीटा। यहां तक सही? पक्का? दो को भूल जाए? श्योर? भाई उसको ऊपर तो पहुंचना ही है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में तो पहुंचना ही है, तो उसको कितना समय लगेगा? ये तो बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है। ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट केवल इकलौता बेचारा ये है, ये दोनों तो भाई दोनों कंपोनेंट एक्स में ही मूव कराएंगे, इसको ऊपर तो ले नहीं जाएंगे। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, उसको जो समय लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस विच इज 1 मीटर अपॉन 2 का साइन थीटा। यहां तक सही? पक्का? अब मुझे पक्का पता है इसका और इसका मिलाकर रिजल्टेंट पक्का इधर आएगा। क्यों भाई? ये दो कॉस थीटा और ये 4 है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कहना से वो इधर आएगा। कितना आएगा? 4 माइनस 2 का कॉस थीटा, यही आएगा। श्योर? ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट हमारे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू उसको जितना समय लग रहा है। हर प्रॉब्लम में यही किया है लिटरली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू उसको जितना समय लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है 4 माइनस 2 का cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय जो उसको समय लग रहा है। सही? y as a function of x we have to minimize this variable। यहां पर x as a function of theta will have to minimize theta, it's a maxima minima problem literally। तो अब क्या है, अगर तुम चेंज नहीं करोगे तो तुम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाओ, एक तरीका, या फिर दोनों को सेपरेटली अलग अलग कर दो, जो तुम cos थीटा sec थीटा पूछ रहे थे उस टाइप की कहानी होगी, या जो तुम्हारा मन करे। मैं डिवाइड करके एक बार, क्योंकि इतना पूछ लिया, उसी पे आ जाता हूँ, नहीं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवीजन रूल भी लगा सकते हो। तो 4 अपॉन 2 साइन थीटा कितना हुआ, 2 कोसेक थीटा ना, माइनस 2 और 2 कटा, कॉस अपॉन साइन हुआ कॉट। डिफरेंशिएशन 200 पूछ लिए, उत्तर 3-4 लोगों का आया है। हाँ ओके, ठीक है। वी हैव टू मिनिमाइज द ड्रिफ्ट, कहना ऐसे डिफरेंशिएशन को करते हैं 0 के बराबर। ये लिखेंगे 2 कांस्टेंट कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक कॉट। अबे बाद में ओए, क्यों जल्दी है, छूट रही ट्रेन, छूट रही है फिर। अबे नहीं समझो, मैं बता रहा हूँ, लिखने का कोई फायदा नहीं, मिलेगा ना टाइम, लेकिन उस टाइम पे सर सोना भी तो होता है, तो फिर क्यों लिख रहे हो अभी? अरे अरे अरे, ये जो ब्लेम गेम चलता रहता है तुम्हारा। ओके, 2 सॉरी 2 माइनस कोसेक कॉट माइनस साइन कॉट का, अच्छा सॉरी, माइनस साइन कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जब 0 होगा तब ये कार्यक्रम होगा। क्या गया 0 में? ये है प्लस कोसेक स्क्वायर, इसको राइट में ले जाएंगे तो वो जाएगा प्लस, एक कोसेक गायब हो रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है 2 का कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, इज इक्वल टू क्या बचा,
1 बाय साइन, हाँ कोसेक बचा तो 1 बाय साइन, साइन से साइन कटा तो कॉस थीटा आ गया 1/2, विच इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अभी बीच में हैंग जैसा क्यों करता है पेन, है ना, करता है ना, किसी और ऐप में ऐसा ना उसमें डाला हुआ है ना। अच्छा इसकी मेमोरी फुल है हार्ड डिस्क के चक्कर में, सॉरी वो ये रिकॉर्डिंग, ओह हाँ क्योंकि किसी और सेंटर पे नहीं करता है। हाँ? हाँ मतलब हाँ बहुत हैंग करता है मतलब, अच्छा वो इस चक्कर में, ओके ठीक है कोई बात, एक हार्ड डिस्क से, ओके एक मिनट, जल्दी जल्दी एक मिनट, ये सर मैं अब एक चीज है कि कई बार ना देखो मेरे को कंफर्टेबल होता है एक्यूट एंगल कंपेयर टू द ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्वियसली यू कैन से कि सर एंगल हम प्लस एक्स एक्सिस से यहाँ से ले, मुझे फिजिक्स वाले जितने भी जब भी मैं पढ़ाऊंगा या बेटर है इसकी पहले फील समझ लो, उसके बाद मैथ्स हो जाती है, ठीक है। तुम बोल सकते हो सर यहाँ से थीटा ले लो ये कर लो जो हम पीछे वाले कार्य में कर सकते हो, है ना, अगेन इफ गिवन अ चांस एंड आई ट्राई टू टेक एक्यूट एंगल मोर देन द ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि मुझे बेटर फील लगता है अच्छा 2 का कॉस थीटा इधर हुआ 2 का साइन इधर हुआ, तुम उसमें भी यही बोल सकते हो, बट वो अजीब सा जो माइनस आता है ना, वो माइनस फिर सर वो माइनस आ रहा है उस माइनस का क्या करिए, वेलोसिटी आगे है ऊपर है, तो बेटर है कि पहले समझ लो कि अगर उसको इधर चलना है इधर धक्का मारना है तो कहीं बीच में जाएगा, सो अगर तुम्हें माना है तो तुम वर्टिकल से ले लो, सो पहले तुम एंगल निकाल लो फिर देख लो तुमने वर्टिकल से लिया है, अभी वो अपस्ट्रीम से आंसर दिया है डाउन स्ट्रीम से दिया है ऊपर दिया है वर्टिकल से दिया है, वो फिर बाद में देख लो कि क्या आंसर दिया है, या अगर कोई ऑलरेडी ऑप्शन में बोला है कि वो एक्यूट है देन यू स्टार्ट टेकिंग दैट, यहाँ तक सही। हमने एक्स एज अ फंक्शन, और फिर समझना ध्यान से सब डेटा का गेम है इस प्रॉब्लम में, तो इस प्रॉब्लम में मैं रिजल्ट दे भी नहीं रहा हूँ कि ये 1 2 ये सब डेटा दिए उसके हिसाब से 60 आ रहा है, अगर मुझे पूछा है कितना समय लगेगा भाई थीटा आ गया समय तो ऊपर आ ही गया है, थीटा पता लग गया 60, कितना टाइम लगेगा साइन 60 √3/2, कितना उसका ड्रिफ्ट होगा मिनिमम, एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, थीटा है 60, चिपका दो 60, 4 - 2 cos थीटा, cos 60 इज 1/2 अपॉन 2 का साइन थीटा √3/2, गायब गायब गायब, 4 - 1 3, 3 अपॉन √3, एक आ गया नंबर आ गया एक का किसी का आ चुका है, ठीक है किसी एक का आया है, हाँ ओके हाँ बोल बोल, 3 अपॉन √3 को √3 कैसे लिख दिया है ना, बड़े आगे श्योर, क्या चलता रहता है खाली बैठे क्या करे, ये भी तो है ना, डन सर, पहले भी नहीं लिखने देते बाद में भी नहीं देते हो, देख तेरे को बोल रहा देख, मैंने कुछ बोला ही नहीं, कैसे घर पे बगल में सांप पाल रखे थे, बड़े आगे, अरे हाँ हाँ मैं तो कब बोल रहा हूँ, मैं खुद बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, हाँ हाँ टेक योर टाइम, बता कोई मसाला, लोनावला कैसा रहा तू बता दे, हाँ बस लोनावला मजा आ गया, फिर क्यों वापस आना था, हाँ छोड़ो ना पढ़ाई वढ़ाई कर, लोनावला में जब जीवन में, हाँ बोलो कोई कुछ पूछ रहा है, पाजी पाजी बताओ, इक्ष्वाकु बोल, अबे ये सब सवाल ना खराब लगते हैं, अभी जो संडे को है पेपर मैंने शायद बना दिया है, प्रोजेक्टाइल तो है ही ऑब्वियसली, रिलेटिव है तो शायद 1D डाला है 2D नहीं डाला है, यार मैं बताऊँ ना एक चीज मैं बताऊँ, वैसे नॉर्मली ना ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा कल्चर बना हुआ है कि पेपर में कितना आ रहा है, प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग प्लीज हर मोमेंट पे ना प्रिपरेशन वैसी रखो कि जो चीज हो चुकी है, ठीक है है ना, तो मध्य को मतलब दिक्कत क्या है इस कहानी में ना कि
नहीं तो ना तुम जीवन में बोलते रहोगे सर वेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यूनिट डायमेंशन। हर चैप्टर को ना वो मेंटली ना तैयार रहो कि वो पेपर में आ सकता है ना। तुम ये करोगे इसमें दिक्कत ये होगी, तुम मैं बोल दूंगा कि शायद 1D डाला है जहां तक, तो अभी तुम ना जो भी काम दूंगा तो अब उसको वेट कराओगे जब तक संडे का तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो चीज टाइमली होनी चाहिए ना वो छूटती जाती है, और वो तुम्हें लगता है कि तुम 2 दिन में भगवान जाने क्या काइनेमेटिक्स बिल्कुल वो कर दोगे, वो होता नहीं है। वो नंबर तुम्हारे उतने ही आते हैं जो तुमने पहली प्रिपरेशन करी हुई है उससे पहले। तुम प्रैक्टिस कर लो, तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, 2 4 10 15 20 प्रॉब्लम नए, विच इज फाइन, वो सब रिवाइज करा देगा। बट ये करंट छोड़ने में ना दिक्कत क्या होता है कि तुम करंट चीजें छोड़ोगे, अब फिर तुम मंडे को बैठोगे सॉल्व करने की, ट्यूसडे क्लास है, आधी चीजें भूल चुके होगे। तो आइडियली ना वो ऑर्डर दिमाग में रखो ही मत। तुम ये सोचो कि हमेशा जो चीज अगर तुम्हें करना भी है काम प्रैक्टिकली, तो ये आज जो भी काम मिला जाएगा वो खत्म करो, और फिर तुम उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करो। बेटर तरीका ये, तुम जब जब ये हर बार ये काम करोगे ना कि अरे अभी एग्जाम है और किसी की क्लास सपोज ट्यूसडे वेंसडे हुई, उसके बाद कोई क्लास नहीं है, और वो जो लास्ट में टॉपिक पढ़ाया नहीं आ रहा है, अब तुम वो 5 6 दिन के लिए छोड़ोगे ना, तो वो सब कंसेप्ट गायब हो चुके होते हैं। अभी आज जेन्युइनली बहुत लोगों ने बहुत अच्छे आंसर दिए, नॉर्मली रिलेटिव में इतने अच्छे आंसर मिलते नहीं है। बहुत सारे आंसर एक्चुअली गुड टाइप, या कुछ लोग के आते हैं, बट ये क्लास के रिस्पेक्ट में काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं। बट अगर तुमने वही प्रैक्टिस टाइम पे नहीं करी, फिर क्या होगा, सर अब लेक्चर देखोगे या क्लास नोट्स देखोगे, फिर से वो पढ़ने की कोशिश करोगे, तो तुम करो, मैं बता दे रहा हूँ कि शायद 1D डाला है, बट पॉइंट इज कि whenever you want to do the preparation of a particular exam, ठीक है, तुम केवल उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करो लास्ट में। जो चीजें करंट चल रही हैं उसको छोड़ो मत दिमाग में, नहीं तो वो पूरा यही हर 2 साल यही करते रहोगे बार बार। ओके बढ़े आगे। कितनी देर में हो जाना चाहिए क्या पेपर, फिजिक्स फिजिक्स का पेपर कितनी, का पार्ट कितनी देर में? यार ऐसा कुछ कोई वो रूल नहीं है मतलब, और हर पेपर इतना, यार मतलब आइडियली 1 घंटा सफिशिएंट होता है पेपर के लिए नॉर्मली। जब अभी तो क्योंकि टॉपिक ही कितने ही गए यार, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, है ना। लेटर ऑन लोग एक्चुअली केमिस्ट्री में 45 मिनट लगाते हैं, एंड देन फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं नॉर्मली। बट अभी मुझे लगता है अभी एक टॉपिक 2 2 टॉपिक चल रहे हैं, तुम्हें पता ही है कि यही फॉर्मूले लगने हैं। जब पूरे टॉपिक खत्म होंगे तब ये सब प्रैक्टिस होती है। अभी मुझे लगता है इट डजंट मेक सेंस कि तुम अभी, और सबका अलग अलग है। किसी की अगर फिजिक्स अच्छी है तो हो सकता है उसका फिजिक्स 1 घंटे से कम में हो रहा हो, है ना। तो वो सबका इंडिविजुअल है, बट हाँ ऑब्वियसली तुम्हें अपना पता होना चाहिए कि तुम किस ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो जिससे तुम्हारे नंबर मैक्सिमाइज हो। तो जो भी तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है ना, यू कैन स्टार्ट विद दैट। नहीं तो कई बार वो भी होता है कि जानबूझ के पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में डाले गए हैं कि लोग डीमोटिवेट हो जाएं, और वो तो ये भी होता है, वो माइंडसेट पे भी वो है कहानी, कि इंटेंशनली ऐसा रखा गया है, पेपर डिजाइन करा गया है कि पहले 5 प्रॉब्लम। अभी अभी तो मेंस में ऐसा नहीं होता क्योंकि कंप्यूटर पिक करता है, बट एडवांस में ऐसा हो सकता है कि एडवांस पेपर सबका सेम है ना, उसमें इंटेंशनली जानबूझ के ऐसे डाले गए, या कुछ प्रॉब्लम इतनी बड़ी कहानी डाली गई है कि वो विद द इंटेंशन ऑफ कि भाई लोग इसमें पढ़े फंसे बेकार हो, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम छोड़ने के लिए डाला गया हो कि वो मुश्किल नहीं है, बट हो सकता है पढ़ने में इतना डेटा दिया गया है कि उसमें 10 मिनट लग रहे हैं। तो वो सब है हाउ टू पिक, बट वो एडवांस के लिए है। बट मेंस लेवल पे क्योंकि कंप्यूटर पिक कर रहा है, इतना सारा डेटाबेस है, तो वो बहुत रैंडम है, यू कैन नॉट जज कि इजी है डिफिकल्ट है या क्या है, सही है गलत है वो। बट ओवर द पीरियड पेपर दे दे के लोगों को समझ में आता है। बड़े आगे, अब एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ पहले बिफोर आई कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यार जब हमने ये बात करी ना कि टाइम की हम बातें कर रहे थे, एक और तरीका टाइम को सोचने का ऐसा होता है कि जैसे मैं थोड़ा सा एक प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल ले रहा हूँ। जब हमने प्रोजेक्टाइल ये करा, ये यू ये थीटा, तो हमने टाइम निकाला, ये निकाला, वो सब सारी चीजें निकालनी। हम एक और तरीके से सोच सकते हैं कि ये रेंज थी। टाइम निकालने का एक तरीका होता है कि यार जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर मैं एक्स की बात करूं तो वेलोसिटी का वो वाले कंपोनेंट से डिवाइड कर दो जो एक्स डायरेक्शन में है। जैसे मुझे यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता और मुझे रेंज पता होती, तो रेंज हमारे पास, एक बार पहले तो मैं चेक कराना चाह रहा हूँ क्या है, वो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा को लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। उसका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये है, उसको डिवाइड करो वेलोसिटी के वो वाले कंपोनेंट से जो एक्स डायरेक्शन में है, वेलोसिटी के वो वाले कंपोनेंट से। सो टाइम इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो दिख रहा है। मतलब एक और चीज सोचने का तरीका क्या है कि अगर पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, देन
अगर मुझे टाइम निकालना है कि पार्टिकल यहां से यहां गया, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम किसी भी जगह पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसा भी बोल सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? पक्का ऐसा बोल सकते हैं ना? श्योर। जस्ट सोचने का तरीका, इसका प्रॉब्लम बताता हूँ कि यूज केस क्या है। सो राइट डाउन दिस थिंग। और वो उससे इसलिए बताया क्योंकि हमें ये पता था, है ना, तो उसको हमने राइट किया, तो इसलिए बताया वो वहां से। बट अनदर वे ऑफ थिंकिंग कि अगर मुझे एक पार्टिकल एक ए से बी जा रहा है ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में, और वो उस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से चल रहा है। ओके, सुनना ध्यान से। एक बहुत स्टैंडर्ड, बहुत फेमस सा प्रॉब्लम है जिसका डायग्राम इज ऑल्सो वेरी स्टैंडर्ड। पहले मैं ना प्रॉब्लम दिखाना चाहता हूँ, बट ये डायग्राम ना सब लोग देख चुके होते हैं। अच्छा नहीं, पहले लिख लो। 3 persons are standing on a corner of a equilateral triangle. Very standard problem, and since it's being asked multiple exams में हाँ यस, और वो बहुत स्टैंडर्ड है, और वो डायग्राम सबने देखा होता है। 3 persons are standing on a corner of a equilateral triangle of side length L. 3 persons are standing on a corner of a equilateral triangle of side length L. Full stop. If each person starts running with speed v, if each person starts running with speed v or u जो भी, with speed v towards the adjacent person, running with the speed v towards the adjacent person in the same order, adjacent person in the same order, always following in the same order, always following the adjacent person. मैं बता रहा हूँ, मैं डायग्राम थोड़ा सा बताता हूँ। फाइंड, फर्स्ट पार्ट इज वेयर विल दे मीट, फाइंड फर्स्ट पार्ट इज वेयर विल दे मीट, सेकंड पार्ट टाइम व्हेन दे विल मीट, सेकंड पार्ट इज टाइम व्हेन दे विल मीट, थर्ड पार्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच व्हेन दे मीट, डिस्टेंस नॉट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज वेयर विल दे मीट, where, second is time when they will meet, third part is distance traveled by the particle when they will meet. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग बातें होंगी इस केस में, बट एक मिनट पहले तो फील समझ लो। समझ में आ रहा है? पक्का? यार आई वांट टू मेक अ सुंदर डायग्राम ऑफ दिस टू, क्योंकि हर जगह इसको 2-4 लाइन से बनाए। ट्रायंगल है क्या इसमें? हाँ, स्क्वायर वाला भी कराता हूँ, उसके बाद हेक्सागन भी कराता हूँ। एक तुम्हें समझ में आ गया ना, फिर सब हो जाएगा। सुनो ध्यान से, तुम तो बना नहीं पाओगे इतना अच्छा, बट ओके सुनो। ओए अच्छा अच्छा, ये तो एक्चुअली बेटर डायग्राम उठा सकते थे गूगल से। सुनो, पहले एक बार सवाल समझो क्विकली। 3 लोग हैं, ठीक है। हर कोई इंसान 3 कॉर्नर पे है, फर्स्ट ए बी, एक्चुअली मैं बेटर डायग्राम तो गूगल से उठा लेता हूँ, तो ठीक है। हर इंसान u स्पीड से v स्पीड से भाग रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड लेंथ दी गई है l, ये भाग रहा है। एवरी पर्सन इज मूविंग इन सच अ वे दैट वो अपने बगल वाले पर्सन को देखते हुए भाग रहा है ना। तो ये बात वो चूहे बिल्ली वाली कहानी देखी है, चूहे बिल्ली वाले, है ना। चूहा जब भाग रहा होता है तो बिल्ली हमेशा उसकी तरफ देखते हुए भागती है ना। सुनो एक मिनट, जल्दी से सुनो तो।
t इज इक्वल टू 0 पर t इज इक्वल टू 0 पर a b की तरफ अप्रोच करते हुए भागा, b c की तरफ और c a की तरफ। कहने से ऐसा कुछ होगा, जैसे वो हल्का सा मूव करेंगे, हल्का सा, a लेट्स से यहां आ गया, ठीक है, थोड़े से अगले टाइम में b यहां आ गया और c यहां आ गया। कहना से अब a जब b को अप्रोच कर रहा है तो b यहां पहुंच चुका है, तो कहना से उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, c यहां पहुंच चुका है तो b c की तरफ इधर जाएगा और c a की तरफ इधर जाएगा। कहने से ऐसा कुछ होगा। फिर थोड़ा सा देर में फिर से आगे आएगा, कहने से वो जो अच्छा कहने से तीनों एग्जैक्टली सिमेट्रिकली भाग रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। तो वो सिमेट्रिकली भाग रहे हैं तो वो जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल छोटा होता चला जाएगा और एक जगह पे आके कन्वर्ज करेगा। आइडिया इज, तो अब किसी भी एक को अगर मैं देखूं, नाउ दे विल मूव इन सच अ वे, मैं थोड़ा सा मोटा बना दे इसको, तो डायग्राम थोड़ा सा विजुलाइज तो करना पड़ेगा तुम्हें। यस, सिमेट्रिकली मिलेंगे वो, सेंट्रॉइड पे मिलेंगे। सुनना ध्यान से, और सब गंदा बना दिया है, ये वाले पॉइंट आगे मिलने चाहिए। सुनना ध्यान से, कैन यू फील दिस थिंग कि वो जो है अगर तीनों सिमेट्रिकली भाग रहे हैं तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा मेंटेन करेंगे, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटू होता चला जाएगा क्योंकि तीनों कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल पे हैं और वो एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, तो वो हर टाइम पे, हर इंस्टेंट पे वो ऐसे मूव करेंगे कि वो दूसरे वाले को देखते हुए भाग रहे हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द सिमेट्री वो श्योर ट्रायंगल के एक कॉमन सेंटर पे मिलेंगे। कहने से वो कॉमन सेंटर हमेशा होगा सेंट्रॉइड, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? तो अब हमारा पहला सवाल ये है, वेयर दे विल मीट, हमारा काम खत्म हो गया कि वो सेंट्रॉइड पे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हेन दे विल मीट। व्हेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अजीब सी कहानी है, हर इंस्टेंट पे ना उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ऐसे चल रहा था, फिर थोड़ी देर में ऐसे, तो कैन यू सी जो ये कर्व पाथ दिख रहा है, कैन आई सी अपनी डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज कर रहा है, कोई भी। अब यार यहाँ पे हमसे डायरेक्टली तो लगेगा नहीं, क्या नहीं लगेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या वो वाली कहानी, क्योंकि वेलोसिटी इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। यहाँ तक सही है। अब लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है कि कुछ भी हो जाए किसी भी इंस्टेंट पे, जो वो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का टुवर्ड्स द सेंट्रॉइड जो कंपोनेंट है वो समझने की कोशिश करना बहुत, एक्चुअली दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मैं किसी केवल एक बी को देखूं, ये वाली जो लाइन बनाई है मैंने, जब पहले t इज इक्वल टू 0 वाला ट्रायंगल था तब वो बेचारा कैसे जा रहा था, बिल्कुल सीधे जा रहा था। उसका इन द डायरेक्शन सेंट्रॉइड वाली जो पॉइंट है इस, अच्छा पूरा एंगल होता है 60, कहने से आधा एंगल होगा 30, तो वेलोसिटी का टूवर्ड्स जहां पर वो जाने की कोशिश कर रहा है उसका कंपोनेंट आएगा v का cos 30। ये समझ में आ रहा है? जब ये ट्रायंगल दूसरा बना, अब समझना ध्यान से, ये बहुत पास है, मैं ग्रीन वाले ट्रायंगल को समझाना चाह रहा हूं। जस्ट लुक एट द ग्रीन वाला ट्रायंगल। ग्रीन वाले ट्रायंगल के टाइम कहना है ग्रीन वाला ट्रायंगल इज आल्सो इक्विलेटरल। उस टाइम पर जो ये बी है, बी की वेलोसिटी कहने से इधर है ग्रीन वाले ट्रायंगल में, सी की वेलोसिटी इधर है ग्रीन वाले ट्रायंगल में, इसकी वेलोसिटी इधर है। कहना से ऐसा ही है, ये ट्रायंगल छोटू हो गया है बट कहना से ये अभी भी इक्विलेटरल है। मतलब ये जो बी है, ये मैंने नीचे बना दिया, सॉरी, ये ग्रीन वाले की तरफ है, राइट? ये वाली जो वेलोसिटी है वो ग्रीन वाले की तरफ है, नॉट येलो वाले। अगर मैं ग्रीन वाला डायग्राम समझा तो जो ये है ये ग्रीन वाले की तरफ वेलोसिटी है। कहना से ये जो बी है यहां पहुंच चुका है, सी हमारा यहां पहुंच चुका है, ए हमारा ये जगह पे पहुंच गया है। अभी बी जा रहा है सी की तरफ, सी जा रहा है ए की तरफ, ए जा रहा है बी की तरफ। कैन यू सी दिस ग्रीन वाला ट्रायंगल इज आल्सो इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड स्टिल अगर मैं बी जो जहां पे पहुंचा है और मैं वो सी वाली लाइन को मिलाऊं, कहना से अगर ये इक्विलेटरल है तो पूरा एंगल फिर से 60 होगा। कहना से फिर से वेलोसिटी, उसकी स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट है, उसका फिर से टुवर्ड्स द सेंटर कहना से जो कंपोनेंट होगा वो फिर से यही होगा। पक्का? कहना से जब जब ये आगे जाता जा रहा है एवरी टाइम वेलोसिटी ऑफ बी इज टुवर्ड सी, बट उसका जो कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर है, सेंट्रॉइड है जहां पर वो मिलने वाले हैं, हर इंस्टेंट पे वो कंपोनेंट v cos 60 मेंटेन्ड है। ये समझ में आ रही है कहानी? v cos 30 मेंटेन्ड है।
अगर मुझे टाइम निकालना है, अगर मैं ये निकाल लूं भाई उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, component of velocity in the direction of displacement, can I say in the direction of displacement, जहां जहां पार्टिकल जा रहा है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, can I say उसका कंपोनेंट एग्जैक्टली कांस्टेंट है। ये समझ में आ रही है कहानी। तो टाइम मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या हमें अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, ये एल दिया है, क्या हम सेंट्रॉइड से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? कैसे? परपेंडिकुलर बहुत सारे 50 तरीके हैं। ये अगर एल है तो कहना से ये l/2 हो गया। ये अगर मेरे पास इस पॉइंट को बी बोल रहा हूं, ये एंगल 30 डिग्री हो गया। कहना से इसमें cos 30, इसको x बोल दे रहा हूं, cos 30 इज इक्वल टू क्या आएगा, l/2 अपॉन x। तो x आ गया l/2 cos 30 होता है √3/2। और यार तुम्हें पता होगा शायद वो 2:1 1:2 में डिवाइड होता है वो सब भी। कहना से ये आएगा। यहां तक कहानी सही है पक्का। तो हमारे पास x आ गया। ये क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब ये पार्टिकल यहां से जा रहा है, ये अजीब से पाथ है, बट उसका जिस डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, सॉरी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो अगर कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन, कहना से वो है v का cos 30। तो v का cos 30 ये समझ में आ रहा है। तो l/√3 आएगा, v आएगा √3/2, तो 2l/, बताओ ये चीज समझ में आ रही है? श्योर पक्का। सेंट्रॉइड पे मिल रहे हैं, इतने समय में मिल रहे हैं। लास्ट सवाल, हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन व्हेन दे विल मीट। अब ना बहुत अजीब सी चीज हो रही है, डिस्टेंस से ट्रैवल मतलब जो ये अजीब से कर्व वाले पाथ में मूव कर रहा है, इसकी लेंथ। अगर कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो डिस्टेंस क्या है, जो एक्चुअल पाथ की लेंथ है। अब वो सीधे तो जा नहीं रहा है, रियलिस्टिकली वो ऐसे नहीं जा रहा है, वो जा कैसे रहा है, ऐसे। अब ये तो यार बहुत अजीब सा पाथ है, इस पाथ की लेंथ निकालने में तो जान निकल जाएगी। या तो मुझे इक्वेशन पता हो इस पाथ की, पहली बात है इक्वेशन ही नहीं पता, दूर दूर। कोई सोच सकता है कैसे निकाल सकते हैं? एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया कहाँ है, कौन सा एरिया, कैसे पता? नो नो, वो तो ग्रेविटी होती थी तब एक्सेलेरेशन होता था। बहुत नहीं, इतना फैंसी है ही नहीं, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान आंसर है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रियलिस्टिकली डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ है ट्रैवल। अब पहले मुझे पाथ जो है वो तो बहुत अजीब सा है। क्या तुम सोच सकते हो बिना पाथ की इक्वेशन निकालना तो अलग कहानी होगी। मैं पूछ रहा हूँ कि बिना पाथ की इक्वेशन निकाले कैन यू स्टिल थिंक ऑफ कि उसका पाथ की लेंथ कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो। स्पीड इनटू टाइम, क्यों? स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, बट वहां पर तो हम ये बोलते थे कि यार वो कांस्टेंट है, तब हम ये सब लगाते थे। यहाँ पे तो हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ, वेरी गुड, यही है आंसर, स्पीड इनटू टाइम, और कुछ नहीं। हम भाई मुझे एक बेसिक चीज बताओ, मेरे पास एक बाइक है जो 50 किलोमीटर, जो पहली कहानी सुनाई थी 50 किलोमीटर पर आवर से, मैंने एक्सीलेटर फिक्स रखा है, सामने कोई भी मुझे लेना ही देना नहीं, मैंने, ठीक है। अगर फंडामेंटल कहानी यही है, अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, मेरा एक्सेलरेटर ऐसी जगह पे फिक्स कर दिया है कि कोई आए कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं सीधे चलूंगा 1 घंटे तो 50 किलोमीटर चलूंगा। अगर मैं ये सब टाइम पास कर रहा हूँ बट माई स्पीड इज मेंटेनिंग कांस्टेंट, तो कहना है मेरा ओडोमीटर तो अभी भी 85 से बढ़ेगा, है ना। तो अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है और मुझे लेना ही देना नहीं है मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, कहना है जो डिस्टेंस है थर्ड पार्ट, सीधे सीधे बोल सकते हैं इट इज स्पीड इनटू टाइम। वेरी गुड। तो स्पीड हमारी कांस्टेंट है विच इज v, समय हमने निकाल लिया है। बताओ समझ में आ रही कहानी? तो यहाँ पे एक्चुअल जो ये जो पाथ है इसकी जो लेंथ होगी ना वो 12/3 होगी इस केस में। श्योर समझ में आ रहा है क्या? पक्का? राइट डाउन दिस। इसके बाद एक और करते हैं, मतलब इसको ना बाद में ना मैं बताऊंगा, इस तरीके से हम करेंगे ही नहीं। आई टेल यू अ मच बेटर तरीका, बट लेकिन अभी नहीं बताऊंगा वो, ऑब्वियसली अभी वो समझ में नहीं आएगा।
यही करना है यार, ऐसे ही हूँ यार मैं। अच्छा एक तो सुनना कि बहुत आर्ट वाला काम नहीं करना है, ठीक है? सुनो, ओए इसको बनाने में 2 घंटे मत लगा देना, ठीक है? इतना नहीं करना, एक रफ बना लो और ये हर जगह या तो गूगल पे में दिखाता हूँ। हाँ ये काम कहाँ आएगा? ये तो तुम फिजिक्स में जब हमने स्टार्ट करा था, है ना, तब पूछना चाहिए था ये। हाँ वो तो ये निकालने के लिए, देख ये वाला डायग्राम, वो तो लेंथ निकालने के लिए किया। पर जल्दी करो, इसके बाद सिमिलर चीज पे आ रहे हैं। वो बेटर तरीका बाद में, क्योंकि एक उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट और बताना पड़ेगा, बट एक बार अभी ये समझो, जब हम बाद में डिस्कस करेंगे तो आई टेल यू कि क्या बेटर तरीका होता है इसका। सेंट्रॉइड पे कैसे आएगा यार? अगर कोई चीज सिमेट्रिकली भाग रहे हैं, अगर 3 लोग हैं और वो सिमेट्रिकली, अगर सबकी स्पीड सेम है, तो वो एक ऐसे कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे जो सबके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हो। वो सबके रिस्पेक्ट में, ये है सिमेट्री का लॉजिक। इसमें भी हमने मैथ्स या फिजिक्स का लॉजिक नहीं लगाया, हम सिंपली ये बोल रहे हैं कि अगर 3 लोग हैं और वो सिमेट्रिकली भाग रहे हैं एक दूसरे को देखते हुए, तो उनको मिलना है तो वो सिमेट्रिकली मिलना है। कोई जो तीनों के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर तुम बोलोगे सपोज यहाँ मिल गए, सपोज तो अगर यहाँ मिल गए तो तुम बोलोगे कि यार ए यहाँ आ रहा है, तो फिर बी इतना ज्यादा क्यों चल रहा है अगर वो सिमेट्रिकली भाग रहे हैं? तुम बोलोगे यहाँ मिल गए, तुम बोलोगे कि फिर ए दूर चल रहा है तो फिर बी को कम क्यों चलना पड़ रहा है इफ दे आर। तो सिमेट्रिक वाला लॉजिक बहुत जगह काम करता है, जहां पे कॉमन पॉइंट है सिमेट्रिक बट विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग। तुम इसकी स्पीड को 2 भी कर दो, अब पता नहीं कहाँ मिलेंगे, अब बहुत अजीब हो जाएगा प्रॉब्लम। वही मैं बोलूँ कि इसको एक और बेटर तरीका बाद में बताऊंगा सॉल्व करने का, बट आइडिया क्या है कि वेयर दे विल मीट डिपेंड्स अपॉन कि हाउ दे आर रनिंग, है ना, और क्या स्पीड वो है। जैसे अगला प्रॉब्लम करोगे विल गेट आइडिया। ओके, या सेम प्रॉब्लम को तुम रिपीट लिख सकते हो पूरा। नाउ देयर आर 4 पार्टिकल्स आर एट अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। हटाऊं क्या यार? हाय साहब यार, अच्छा नहीं लिख लिया ना तुमने? अच्छा एक मिनट, चुप, बिल्कुल बिल्कुल चुप, सीधा बैठ, सीधा बैठ, बिल्कुल बिल्कुल सीधा। ओके, 4 particles are placed at a corner of a square of side length L। अच्छा चुप रहना पड़ेगा सबको फिर। 4 particles are placed at a corner of a square of side length L। Each person is running person particle जो भी, each person is running with constant speed v towards adjacent person is running with constant speed v towards the adjacent person in the same order, है ना? a b को देख रहा है, b c को देख रहा है, c a and d वापस से in the same order always following the adjacent person। सेम चीज जो ऊपर लिखी है, सेम कहानी रिपीट कर दो, बट इट इज फॉर द स्क्वायर। ऑलवेज फॉलोइंग द एडजेसेंट पर्सन, ऑलवेज फॉलोइंग द एडजेसेंट पर्सन। फर्स्ट पार्ट वेयर दे विल मीट, सेकंड पार्ट इज आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट, थर्ड पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बाय ईच पार्टिकल व्हेन दे विल मीट। 4 particles फर्स्ट पार्ट इज वेयर दे विल मीट, सेकंड इज, यार तीनों निकाल दो, अब आ जाता है एक्चुअली सबको, बट सो तीनों निकाल दो। वेयर, व्हेन दे विल मीट, थर्ड क्या बोला, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ईच पार्टिकल। ये 1 नहीं है, एल है ना, 1 नहीं है वो ना, अबे 1 है तो डायमेंशनली गलत नहीं है, अबे डायमेंशनली गलत है ना फिर वो 1/v, v की डायमेंशन मीटर पर सेकंड पहले पढ़ूंगा। हाँ एक सेकंड में डायग्राम में बहुत ही गंदा डायग्राम, बट ओके। एक सेकंड, भाई यार ये, अच्छा जिन लोगों को नहीं आ रहा है प्लीज एक बार समझो कि क्या गड़बड़ हो रही है, क्यों गप्पे हो रही है। पहला सवाल भाई,
क्या ये समझ में आ रहा है? हर इंस्टेंट पे यस ऐसा कुछ हो रहा है ना? अच्छा 4 पार्टिकल है, मुझे एक चीज बताओ क्या, अच्छा ये फील ये समझ में आ गया कि जब मैं सिमिट्री वर्ड यूज कर रहा हूँ, चारों पार्टिकल अगर एक दूसरे को देखते हुए भाग रहे हैं तो वो ऐसी जगह मिलेंगे जो चारों के रिस्पेक्ट में एक सिमिट्रिकल पॉइंट हो। कैन आई से इट हैज टू बी अ सेंटर? अगर वो सेंटर है, हमने अभी भी बात करी हर इंस्टेंट पे, देखो ध्यान से, हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो टुवर्ड्स द सेंटर है, बिकॉज ऑफ 90 के चक्कर में वो एंगल हमेशा 45 मेंटेन रहेगा, क्योंकि वो है तो स्क्वायर ही ना। अगर ये स्क्वायर को घुमा दो, तुम छोटा स्क्वायर कर दो, ये कर दो, ये उसका डायगोनल का आधा वाली जगह ये होगी, है ना? कैन आई से वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो टुवर्ड्स दिस साइड है, कैन आई से वो तो हमेशा ही यही होगा ना? ट्रायंगल या स्क्वायर छोटे होते जा रहे हैं, बट वो जो 90 है, स्क्वायर छोटा हो रहा है तो उसका एंगल थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उसका जो टुवर्ड्स द सेंटर कंपोनेंट है वो हमेशा v cos 45 मेंटेन्ड है, इवन दो इट इज मूविंग लाइक दिस, ट्रायंगल स्क्वायर छोटे हो रहे हैं बट वो कंपोनेंट सेम है। देन वी कैन से टाइम इज नथिंग बट जितना उसका डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन अपॉन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? लिटरली ये व्हाट इज ये पूरा होता है डायगोनल, डायगोनल की लेंथ होती है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट टू एल, और रूट टू एल का आधा। ये जो लेंथ है, तुम या तो वो परपेंडिकुलर डालो और कंपोनेंट लो, ये लो, बट सीधे सीधे हमें डायगोनल अगर रूट टू एल याद है तो डायगोनल का आधा हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये रूट टू से कटेगा तो यहाँ रूट टू आएगा, इसका 1 बाई रूट टू आएगा। समझो समझो, बहुत मुश्किल सवाल था नहीं है, मतलब मुश्किल तब होता जब मैंने सुना ही नहीं होता। अगर पीछे वाला प्रॉब्लम करा है देन इट्स अ रिपीटेशन ऑफ द थिंग एग्जैक्टली सेम। यार जिन लोगों को नहीं आ रहा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आइदर यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, प्लीज थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखो हो क्या रहा है ना, अभी जिन लोगों के आंसर आ रहे हैं उनके समहाउ सारे आंसर आ रहे हैं। तुम खुद ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, तो प्लीज नहीं आ रहे हैं, अगर तुम छोड़ दे रहे हो या कुछ भी करो, प्लीज इस चीज के लिए ये देखो टाइम पास कर लो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत क्या है कि जो लोग नहीं सीख रहे हैं उनके लिए आई एम लिटिल वरीड। तुम ध्यान से देखो, जितने लोग आंसर दे रहे हैं प्राइमरली मोर और लेस हर आंसर वही लोग दे रहे हैं। तुम्हें समझना पड़ेगा क्या घर पे नहीं हो रहा है, या तुम क्लास में उस लेवल पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, या तुम वेट ही कर रहे हो कि सर आप आंसर तो लिखोगे लिखोगे। और ये तुम बाद में देखना कि जो लोग क्लास, मैं फिर से मैं ये बार बार नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सारे प्रॉब्लम नहीं आएंगे, सब चलता है। जो लोग केवल कॉपी में खाली छोड़ रहे हैं बिल्कुल, वो यार बड़ा रिस्की गेम है कि तुम सोच रहे हो कि हाँ अच्छा हम पहले सर बता दें फिर हम सीखेंगे, कि वो सेम प्रॉब्लम जीवन में रिपीट ही नहीं हो रहा है। वो जो दिमाग लगाने का प्रोसेस है, अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पहला वाला प्रॉब्लम एकदम से आता, बट उसके बाद अभी इसको मैं हेक्सागन करूँ या कुछ भी करूँ, तुम अगर हर बार वेट करोगे कि सर ट्राइंगल के लिए अलग बता दो, स्क्वायर के लिए अलग बता दो, हेक्सागन के लिए, तो ये हर प्रॉब्लम तुम्हारे लिए एक नया प्रॉब्लम है। तुमने कंसेप्चुअली जब तक नहीं समझा है ना, तब तक तुम्हारे लिए वो तुम्हें प्रॉब्लम नया लगेगा। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड, फिर मैं कुछ भी देता रहूंगा तो मैंने कहा अच्छा सेम चीज चल रही है। प्लीज वेट मत, मतलब कुछ लोग अभी भी ये कर रहे हैं काम, कॉपी देखने में पता चलता है कि अच्छा वो डायग्राम केवल बन रहा है या फिर वट एवर, है ना, वो कंसेप्चुअली तुम ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं करा, ये एक्चुअली ज्यादा आसान था इन टर्म्स ऑफ, ये मन में कैलकुलेट कर सकते हो भाई, ये वहां पे तो तुमने ट्रायंगल बना के वो लेंथ निकाली। ये है सेकंड पार्ट, डिस्टेंस, स्पीड कांस्टेंट है, टाइम पता लग गया है, ये भी बहुत छोटा है, अगेन आई एम रिपीटिंग, इससे मच बेटर तरीका बताऊंगा, बट तुम्हें ये समझना पड़ेगा पहले। यही तो स्टार्ट करा था इसीलिए। ये देख कि अगर पार्टिकल इस केस में, ओए सीधे नहीं बैठ पाता है क्या तू? अबे तो गप्पे मारना भी जरूरी है क्या? एक सेकंड। तो ये वाले में पार्टिकल प्रोजेक्टाइल में एक्चुअली तो मूव ऐसे कर रहा था ना, बट हमने क्या बोला कि पार्टिकल के पास दो कंपोनेंट है, ये वाला और ये u cos थीटा। तो पार्टिकल जब ये यहां से यहां गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ
और वेलोसिटी का वो वाला, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो है ही नहीं, तो वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है प्रोवाइडेड इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, उससे डिवाइड कर दो तो कहना ऐसे टाइम आ रहा है। फील समझना, वहां पे कुछ अजीब सा पाथ है इसलिए सोचने में दिक्कत होती है। बट हमने क्या बोला, जब वो ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल ही तो छोटे हो रहे हैं, जब वो स्क्वायर है तो स्क्वायर ही तो छोटा हो रहा है घूम के, बट हर इंस्टेंट पे वो स्क्वायर मेंटेन्ड है, सॉरी स्क्वायर छोटा हो रहा है, बट कहां गया, हाँ स्क्वायर छोटा हो रहा है बट हर इंस्टेंट पे अगर तुम ध्यान से देखो कोई भी, कहना से वो स्क्वायर तो मेंटेन्ड है ना। अगर स्क्वायर मेंटेन्ड है तो पार्टिकल का ये वाली लाइन से टुवर्ड्स द सेंट्रॉइड वाली या सेंटर वाली लाइन, वो जो कंपोनेंट है कहना से वो तो हमेशा ही कांस्टेंट होगा, वो 90 डिग्री टेढ़ा होता जा रहा है। पहले 90 डिग्री ऐसा वाला था सुंदर वाला, अब जब ये ऐसा हो रहा है तो वो 90 मेंटेन्ड है बट टेढ़ा हो रहा है, बट पार्टिकल ये वाला इसकी तरफ जा रहा है तो उसका कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर वाली जगह, वो तो हमेशा, ये तो हमेशा ही कांस्टेंट है ना, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ वो वाला वेलोसिटी, अगेन आई एम रिपीटिंग एन एक्सेलरेशन इज नॉट देयर, कंपोनेंट ऑफ वो वाला वेलोसिटी जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है उससे डिवाइड करा है सीधे सीधे। और स्पीड में हमारे लिए तकलीफ नहीं है, क्योंकि अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है तो जितनी देर में चल रहा हूं उससे मल्टीप्लाई कर दो।